नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 28 जुलाई 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो फ्रंट पेज पे फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हो। कर्नाटका में बीजेपी की सरकार के चलते अभी जैसे ही येदियुरप्पा वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको जैसे स्टेप डाउन होने को कहा गया, तो उसके बाद में अब नए वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले बासवराज बोम्मई। ठीक है, ये बेसिकली SR बोम्मई जो एक फेमस केस है जिसमें आर्टिकल 356 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 के तहत जो प्रेसिडेंट रूल अप्लाई किया जाता है उसको लेकर के 1994 में एक केस आया जिसका नाम था SR बोम्मई केस, सुप्रीम कोर्ट में, है ना। और ये 1994 में SR बोम्मई जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे उन्हीं के बेटे हैं ये बासवराज बोम्मई। तो अब देखो न्यूज़ में आ गई ये बात, तो SR बोम्मई केस को थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत में इसके बारे में रिपीटेडली आता है। और आर्टिकल 356 के बारे में जब आप पढ़ते हो, प्रेसिडेंट रूल इमरजेंसी प्रोविज़न वाला चैप्टर, उसमें आपको एक बार इसका जिक्र ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, और फेडरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है वहाँ पर ही साथ में। ठीक है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स को रिमूव करने के लिए आर्टिकल 356 का यूज़ किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसको मिसयूज़ बोला जाएगा अगर वहाँ पर बिना किसी कारण के स्टेट गवर्नमेंट्स को रिमूव करने की कोशिश की जाती है। ओके, तो ऐसे में आर्टिकल 356 और ये SR बोम्मई केस, फेडरलिज्म, इन तीनों चीज़ों को इंटीग्रेट करके एक बार आप ध्यान से थोड़ा लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे वही जो USA के स्टेट सेक्रेटरी हैं एंटोनी ब्लिंकन, वो देखो इंडिया के विजिट पे आ रहे हैं। तो क्या बातचीत होने वाली है, एजेंडा क्या है, वो देखो पहले तो हम देख चुके हैं, एक बार थोड़ा रिवीजन वाइज और देख लेंगे। इसके अलावा IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने ये कहा है कि इंडिया क्या रेडी है एक्सट्रीम वेदर चैलेंजेस के लिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक रियलिटी हो चुकी है और इसका असर आप देखो कि कहीं पर रेनफॉल सरप्लस में है तो कहीं रेनफॉल डेफिसिट देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर इसी पेज पे यहाँ पर राजस्थान का रेनफॉल बताया हुआ है कि जितना रेनफॉल जुलाई मंथ में मिलना चाहिए था राजस्थान को, उससे 26% रेनफॉल कम मिला है। तो ये क्या है, एरेटिक बिहेवियर ऑफ मॉनसून नंबर 1। नंबर 2, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स के चलते जो आप देख सकते हो लैंडस्लाइड देखने को मिला महाराष्ट्र में, गोवा में फ्लड्स हैं, उससे क्या हो गया, जान माल की हानि बहुत ज़्यादा। ये न्यूज़ देख लेंगे। यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में इंडिया की एक और साइट ऐड हो गई है जो है धोलावीरा। ये हरप्पन सिटी है, इसके बारे में आप जब भी एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हो तो मेंशन ज़रूर मिलता है। आर्ट एंड कल्चर में पढ़ो चाहे हिस्ट्री में पढ़ो, दोनों में मेंशन किया हुआ मिलेगा आपको। पॉइंट क्या है कि ये 40वीं साइट बन गई है इंडिया में। ठीक है, रामप्पा टेम्पल के बारे में हमने कल देख लिया था, आज ये 40th जो साइट है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट जो कि यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर की जाती है उसमें एनलिस्ट कर लिया गया है। ठीक है, जानेंगे इस आर्टिकल को। इसके अलावा वर्ल्ड पेज की समरी ले लेंगे। एक्सप्लेन पेज पे 2 आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल को हम देखेंगे असम मिजोरम डिस्प्यूट। इस आर्टिकल को हम कल से डिस्कस कर रहे हैं, कल न्यूज़ वाले पोर्शन में भी देख लिया था, सुबह फिर एडिटोरियल में भी हमने डिटेल ले ली थी। अब लास्ट ये टच दे देंगे, जो कुछ बचा हुआ है वो यहाँ कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में नासा के टेलीस्कोप का नाम LGBT डिबेट के चलते चेंज करने की बात की जा रही है। पहली तो बात तो ये कि नासा का टेलीस्कोप कौन सा है जिसको लॉन्च करने की बात की जा रही है, नाम किसके पीछे रखा गया है और उस इंडिविजुअल के नाम को हटाने की बात क्यों हो रही है, जानेंगे पूरे मुद्दे को। और तीसरा ये जो है, बंगाल ने पेगासस अटैक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट किया है, तो उसमें देखेंगे क्या पावर्स है उसके पास में। ठीक है, क्या इसके पहले भी कोई स्टेट गवर्नमेंट ने इस तरीके से कदम उठाए हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी। इकोनॉमी पेज पे एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वो ये कि पार्लियामेंट्री पैनल ने अपनी तरफ से ये कहा है कि जो स्टिमुलस MSMEs को दिया गया है ना, बोलो वो 25% तक मतलब इनएडिक्वेट है, नंबर 1। नंबर 2, 25% तक MSME का जो लोन है वो डिफ़ॉल्ट हो सकता है, वो लोग लोन चुकाने की परिस्थिति में नहीं है। तो ऐसे में और ज़्यादा अकोमोडेटिव स्टांस क्रिएट करने की ज़रूरत है, कम से कम MSMEs के लिए तो। ठीक है, बाकी एक बार सरसरी तौर पे इकोनॉमी पेज पे भी नज़र डालेंगे और स्पोर्ट्स पेज पे भी नज़र डालेंगे। ठीक है, देखते हैं डिटेल में सभी न्यूज़ को। अब फर्स्ट न्यूज़ है एंटनी ब्लिंकन की, विजिट के लिए तैयार हैं। ये देखो यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँच भी गए हैं, तो ये मीटिंग करेंगे क्वाड लीडर्स में। फर्स्ट मीटिंग होगी एक तरीके से। आप देखो कि जो बाइडन ने जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन संभाला है ना,
तो वहाँ से तीसरे की लीडर हैं ये, वहाँ से यूएसए से। पहले आपको पता है कि ऑस्टिन करके आए थे, ठीक है, एक लीडर। दूसरे फिर बाद में जॉन कैरी, और अब ये तीसरे आ गए हैं ब्लिंकन। तो देख सकते हो इंडिया की और यूएसए की कन्वर्जेंस कितनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। क्वाड लीडर्स की बात करें तो इसकी मीटिंग होने का स्कोप दिखाई दे रहा है, उसके लिए ग्राउंड तैयार किया जाएगा। और क्वाड में कौन कौन से मेंबर्स हैं ये आपको पता है ही, जापान, ऑस्ट्रेलिया के अलावा यूएस और इंडिया, ठीक है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी भी देखो आपको पता है यूएसए की विजिट पे गए थे वैक्सीन के मुद्दे के ऊपर। और साथ में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी दुशांबे, जो कि तजिकिस्तान की कैपिटल है, सेंट्रल एशियन कंट्री, ओके, वहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तरफ तो यहाँ पर देखो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, चाइना, रशिया, इनके साथ में हमारी इंगेजमेंट, और दूसरी तरफ जो एंटनी ब्लिंकन है, ठीक है, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ यूएसए, वो इंडिया की विजिट पे आते हैं। तो इंडिया की रेलेवेंस को आप समझ पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा तरीके से हर एक पावर के साथ में इंटीग्रेट करके चलते हैं। आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक पढ़ोगे ना एनसीईआरटी की, तो उसमें यूएसए की जो हेजेमनी है उसको कैसे बैलेंस कर सकता है इंडिया, उसके लिए 3 अप्रोचेस बताई थी। एक तो यूएसए की झोली में जाके बैठ जाओ, दूसरी ये थी कि यूएसए की बातों में बिल्कुल मत आओ, तीसरी ये थी कि भाई हम तीसरा ही कोई ग्रुप बना ले जैसे कि नैम का हुआ करता है, उस तरीके से ही इमर्जिंग इकोनॉमी साथ में आकर के यूएसए की हेजेमनी को चैलेंज कर सकते हैं। तो ये तीनों एक्सट्रीम के बीच में फिर एक बैलेंस की बात की जाए, और वो बैलेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है सीधा सीधा। इंडिया कुछ मुद्दों पे अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है। चाइना जहाँ पर दादागिरी दिखाता है वहाँ पर यूएसए हमारे साथ में है। अगर यूएसए हमारे यहाँ पर कुछ इंटरनल इश्यूज़ के ऊपर कमेंट करता है तो इंडिया बोल देता है कि भाई ये हमारा खुद का मुद्दा है, आप बोलो मत। हर तरीके से हमने बैलेंस कर रखा है, राइट। यही फॉरेन पॉलिसी है जिसको आप कह सकते हो कि हमने हमारे नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके हमारी फॉरेन पॉलिसी क्रिएट की, और इसी को बोला जाता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जिसमें आप किसी भी एक कंट्री से दबते नहीं हो, ठीक है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक चीज़ होती है, दूसरी होती है अलायंस। अलायंस में यूएसए के साथ में अलायंस कर लिया तो हम वहाँ पर दबना शुरू हो जाते हैं। देखो मुद्दे कुछ ऐसे होंगे, अफगानिस्तान वाला मुद्दा विड्रॉ कर रहा है, पाकिस्तान का जो टेरर फाइनेंसिंग का मुद्दा है उस पर भी बातचीत हो जाएगी, क्योंकि वैसे तो देखो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने लगातार पाकिस्तान को डाला हुआ है किसमें, ग्रे लिस्ट में। तो वो पाकिस्तान के लिए चिंता की बात है, पर हमारे लिए चिंता की बात इसलिए है कि अफगानिस्तान में कैसे भी करके ड्यूरेबल पीस स्टैब्लिश हो, और यूएसए भी यही चाहता है, इंडिया भी यही चाहता है। तो एक कन्वर्जेंस का पॉइंट अफगानिस्तान भी आ जाता है। जो मुद्दा हाईलाइट होने वाला है, जो सुबह कल हमने देखा था, जो सी राजा मोहन का आर्टिकल देखा था सुबह वाले आर्टिकल में, उन्होंने क्या बोला था कि ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के मुद्दे के ऊपर दोनों कंट्रीज़ के बीच में थोड़ा गैप है, बाकी सारे मुद्दों पर कोई इशू नहीं आएगा। एक कश्मीर मुद्दे पे और बोला था कि यूएसए के प्रेसिडेंट क्या मीडिएशन के लिए बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपनी तरफ से पत्ते फेंके थे, पर इंडिया ने बोल दिया, बोला बायलैटरल इशू है, आप इसके ऊपर सवाल जवाब मत करो ज़्यादा, ओके। क्वाड की मीटिंग है, चाइना को कंटेन करना। वैक्सीन को लेकर के तो पहले ही टारगेट कर दिया था कि हाँ जी 2022 एंड तक वैक्सीन अवेल करा जाएगा, कहाँ पे, इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है। इंडो पैसिफिक मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन वाला जो रीजन है, वहाँ पर जो भी कंट्रीज़ हैं बोलो उनकी हेल्प की जाएगी, जिसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ भी आ गए, आसियान वाले, ओके। अब क्या है, टारगेट को थोड़ा प्रीपोन्ड कर दिया, कैसे कि बोलो 2022 एंड की बजाय हम 2021 के एंड तक ही सब कुछ ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में वैक्सीन मैन्युफैक्चर होंगे। जापान जो है वो आपको पता है लॉजिस्टिक्स अवेल कराएगा, सॉरी ऑस्ट्रेलिया लॉजिस्टिक्स अवेल कराएगा, टेक्नोलॉजी अवेल कराएगा यूएसए, और जापान की तरफ से सपोर्ट आएगा इकोनॉमिकली। तो ऐसे मिलकर के फिर बाद में पूरा काम किया जाएगा। 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, जिसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन अफेयर मिनिस्टर और उनके यूएसए की तरफ से काउंटर पार्ट वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसके लिए प्लान हो रहा है ये, ठीक है। यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन मार्च में आ चुके हैं। स्पेशल एनवॉय ऑन क्लाइमेट जॉन कैरी अप्रैल में आ गए, और अब आप ये देख लो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी यूएस की विजिट में मई में जा चुके हैं, और अब ब्लिंकन आ रहे हैं। और यूके और इटली में, जो अभी यूके में तो G7 मीटिंग हुई थी, और इटली में G20 की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, उसमें भी यूएस और इंडिया की एंगेजमेंट गजब की देखी गई है। तो आप देखो जो बाइडन को अभी जनवरी में उन्होंने शपथ ली थी तब से लेकर अब तक कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं। इंडिया और यूएस रिलेशन की ग्रेविटी को आप एक बार फील करो, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि क्या इंडिया रेडी है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को फेस करने के लिए। तो देखो अभी महाराष्ट्र में हैवी रेन हुई,
200 से ज़्यादा जनों की ज़िंदगी जा चुकी है। उत्तराखंड में 2013 की जो त्रासदी आई थी, जो डिज़ास्टर आया था, एक्सट्रीम रेनफॉल के चलते अभी केस क्या था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर वहाँ पर लैंडस्लाइड देखने को मिला। जम्मू कश्मीर, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, अलग अलग सिटीज़ में फ्लड्स देखने को मिल रही है। बोला अर्बन सिटीज़, अर्बन एरियाज़ की जो फ्लड्स हैं वो बोले एक तो प्रेडिक्शन से बहुत दूर की बात है, अर्बन एरियाज़ का इतना आइडिया नहीं लगता। दो चीज़ें अभी भी आईएमडी के पास में बड़ी चैलेंज की क्रिएशन है, चैलेंज मतलब इमर्ज होकर के आ रहा है। एक तो बादल का फटना, क्लाउड बर्स्ट, अचानक से ज़बरदस्त रेनफॉल हो जाना, ठीक है। दूसरा अर्बन फ्लडिंग्स, शहरों में बाढ़ का आना। मैंने जयपुर का एग्जाम्पल दिया था कल परसों, 1 घंटे बारिश नहीं आई, इसमें तो लबालब हो गई पूरी सड़कें। सिविल सिस्टम इतना घटिया। और ये केवल जयपुर की बात नहीं है, जयपुर में मैं रहता हूँ इसलिए मैं देखता हूँ, बाकी आप भी अपनी सिटीज़ में देखते होंगे आराम से, नॉर्मल है ये। थोड़ी देर बारिश आई, फ्लड्स का, मुंबई 2 घंटे की बारिश में तो फ्लड ही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन इतना कंजस्टेड कर रखा है कि रोड्स ही एकदम ओपन नहीं है। अरे भाई, मिट्टी अवेलेबल नहीं है जो कि परकोलेट करा सके पानी को, जिससे कि ग्राउंड वाटर एक्विफर्स हैं वो रिचार्ज हो सकें। अब जब ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने की बात आती है तो फिर बात ये भी आता है कि वाटर क्राइसिस भी है। तो हर तरीके से इकोलॉजी को इम्बैलेंस करके पटक रखा है हमने, ठीक है। तो अर्बन प्लानिंग के ऊपर सवाल उठता है ये सबसे बड़ा। ओके, अभी देखो ये धारावी की तरफ या मुंबई में स्लम्स की तरफ जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, हर 1-2 बारिश के अंदर केस आता है कि पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। लालच इतना कि पूछो मत। दिल्ली में आप जहाँ पर रहते हो, अगर आप में से कोई दिल्ली से प्रिपरेशन कर रहा है, वो वीडियोस देखता है मेरे, तो आप खुद देखो अपने आसपास में कैसा कंस्ट्रक्शन कर रखा है दिल्ली में। एक छोटा सा प्लॉट है जिस पे एक दुकान भी ढंग से ना बन सके, उस पर 3-3 मंजिल के मकान उठा रखे हैं। क्यों जी? किराए पे देंगे, पैसा कमाएंगे। हमें तो कमाने में आता है जोर, किराए से मकान कमाएंगे बेटे की तरह। तो ये सिचुएशन बनी हुई है। तो ओवर कंजेशन, साथ में एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स में कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनके ऊपर तो देखो अच्छी खासी पकड़ बनाई है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, जैसे कि साइक्लोन्स की बात करें, हीट वेव की बात करें, इन चीज़ों के बारे में तो प्रेडिक्शन बहुत अच्छी जा रही है, एक्यूरेट जाती है और हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बचाने में सक्सेसफुल भी रहे हैं। पर बोला अभी तक भी अर्बन फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट के बारे में हम थोड़ा सा चैलेंजेस का सामना करते हैं। वैसे तो वेदर इवेंट्स में जो वेरिएशन आ रहे हैं, इसमें सबसे मेन जो रोल है वो है क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। अब देखो इंडिया जो है, वेदर की वजह से क्या हो गया, आपने क्राइसिस देखे, एक कहते हैं ना कि पोवर्टी लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, एम्पावरिशमेंट। तो पुअर्टी अगर इंक्रीज होती चली जाएगी तो हंगर रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं फिर बाद में। वो प्रॉब्लम और लंबे समय में इंडिया को परेशान करती रहती है। वही विशियस साइकिल, वर्चुअस साइकिल तो अच्छा साइकिल होता है, विशियस साइकिल का मतलब बुरा साइकिल, कि गरीबी है, क्लाइमेट चेंज ने और ज़्यादा परेशानी कर दी, बाढ़ आ गई और सबसे ज़्यादा किसको परेशान किया, पुअर्स को, और जो उनकी हालत थी वो और बिगड़ गई। और क्लाइमेट चेंज अभी भी कंटिन्यू है, फ्लड्स आई, फिर पुअर्टी, फ्लड्स, ये क्या हो गया, विशियस साइकिल, बर्बादी पे बर्बादी। बोले इन चीज़ों पे काम करने के लिए हमें खुद को तैयार करना होगा, नई टेक्नोलॉजीज़ को, नए जो भी इवेंट्स आ रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, उनके लिए हमें लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा। एक डेवलपमेंट का जो पाथ है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि लॉन्ग टर्म में हम प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकें। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखो जी, हड़प्पा की सिटी है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसकी धोलावीरा जो कि गुजरात के कच्छ एरिया में लोकेटेड है, उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है। ये इंडिया से 40वीं सिटी है, 40वीं लोकेशन है जिसको हेरिटेज प्रॉपर्टी के तौर पे यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है। धोलावीरा, जिसका नाम अगर लोकल देखो वहाँ पर जो मतलब धोलावीरा नाम कैसे पड़ा, क्योंकि वहाँ पर एक गांव है धोलावीरा, उसी के नाम से इसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। यूनेस्को की जो अनाउंसमेंट होती है उससे संबंधित मैंने कल आपको बताया था कि रुद्रेश्वर टेम्पल, जिसको रमप्पा टेम्पल भी बोला गया था तेलंगाना का, उसको 39th साइट के तौर पे ऑलरेडी इंक्लूड किया जा चुका है और अब ये 40वीं साइट हो गई है इंडिया की। और कल मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि एक मिक्स्ड साइट भी है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में हमारे इंडिया की, तो वो है कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा बायोस्फीयर वाला रीजन। तो वो क्या है, मिक्स्ड हेरिटेज साइट है जिसमें नेचर और हेरिटेज दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। धोलावीरा हड़प्पन सिटी है जो कि आप देखोगे कि वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के तौर के वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में
एक तरीके से कंसिडर करना उसको। 2020 में ही यूएसए की जो टेंटेटिव लिस्ट थी उसमें तो 2014 में एनलिस्ट कर दिया था, और हेरिटेज सेंटर के तौर पे कंसिडर करना शुरू कर दिया था जनवरी 2020 में, और अब इसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट की लिस्ट में डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, ये जो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको पता है 3000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक फ्लॉरिश होती है। ठीक है, 3000 बीसी से लेकर के आज से 3000 साल पहले की बात करो, मतलब आज से आप जीरो पे पहुंच जाओ, फिर जीरो से माइनस में चले जाओ। ठीक है, 3000 साल, और फिर बाद में थोड़ा अप आओगे, कितना, लगभग 1500 साल, 1700-1800 साल के लगभग, तब तक की गैप के बीच में आपको दिखाई देगी वहाँ पर सिविलाइजेशन। ये देखो यही बात हो रही है यहाँ पे, 3000 से 1500 बीसी तक का यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लॉरिश होती है, जो कि एक आर्कियोलॉजिकल साइट है अपने तौर पे। ठीक है, और हड़प्पा की जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, उसमें 5th लार्जेस्ट एरिया है। ये ध्यान रखोगे आप, 5th लार्जेस्ट एरिया ऑफ हड़प्पन इरा मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या थी, वो नगरीय व्यवस्था थी, अर्बनाइजेशन था, अर्बन सेटलमेंट था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। देखो उस लोकल नोन जो नाम है इस धोलावीरा का, वो है कोटड़ा टिम्बा। ठीक है, 1960 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सकेवेट किया गया था। उस टाइम पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे जगतपति जोशी, जेपी जोशी। ठीक है, और ये फिर बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे, उस टाइम पे जब एक्सकेवेशन हो रहा था तब तो ये लीडर थे उस एक्सकेवेशन के, खुदाई के। ठीक है, फिर उसके बाद में 1987 से 1990 के बीच में ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल भी होते हैं। ठीक है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में ही ये साइट जो है वो, मतलब इसका रख रखाव देखा जा रहा है। ओके, फिर उसके बाद में एक्सपर्ट से पूछा गया तो बोला बहुत ही अच्छी बात है, ये धोलावीरा जो है हड़प्पा की पहली साइट है, हड़प्पा की पहली साइट है जो इंडिया में लोकेटेड है, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, हड़प्पा साइट्स में पहली साइट धोलावीरा है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला है, जो कि इंडिया में लोकेटेड है। ध्यान रखेंगे, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंडिया में लोकेटेड है। ओके, फिर बाद में तो अलग अलग बातें कही जा रही है। कल्चर मिनिस्टर ने भी अपनी तरफ से बहुत थैंक्स कहा, बहुत अच्छी बात है कि इंडिया जो है वो सुपर 40 के क्लब में एंटर हो गया है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाली टैग लिस्ट में। ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। ओके, तो देखो धोलावीरा इंपॉर्टेंट हो गया है इसी नाम पे। चलो ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को रिवाइज कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन प्लीज द असम मिजोरम डिस्प्यूट। ठीक है, अब इसमें देख लो मिजोरम असम डिस्प्यूट क्या क्या है। ये इधर असम की तरफ से लैलापुर, ठीक है, पुलिस चेक गेट, ये पुलिस चेक गेट किसका है, असम पुलिस का। इसकी तरफ अब मिजोरम की तरफ आप आओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है वेरिंगते, ठीक है, और पियान्योम, और कोलासिब यहाँ पर लोकेटेड है। और कोलासिब के पास में ही मिजोरम की कैपिटल है क्या, आइजॉल। और ये नेशनल हाईवे 306, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सुबह हमने देखा था नेशनल हाईवे 306, जो कि असम से फिर बाद में मिजोरम में एंटर होती है, और मिजोरम की लाइफ लाइन भी बोला जाता है इसको। ठीक है, करीमगंज, हैलाकांडी, ये रीजन्स हैं किसके, असम के। अब देखो मुद्दा जो है, और वैसे लोकेशन देखो तो ये है डिस्प्यूट वाला, जहाँ पे बॉर्डर शेयर होती है। 6 पुलिसमैन की डेथ हो गई थी, वो तो हमने कल देख ही लिया था। अब देख लेते हैं, देखो बात ऐसी है, मिजोरम बॉर्डर जो कि असम की बराक वैली, बराक रिवर है वहाँ पे, बराक वैली के आसपास में जो एरिया बांग्लादेश के साथ में भी बॉर्डर क्रिएट करती है बराक। ठीक है, असम की बॉर्डर क्रिएट होती है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, और बराक वैली वहाँ पर डिवीज़न करती है असम और बांग्लादेश के बीच की बॉर्डर का। दूसरी तरफ आप आ जाओ, मिजोरम और असम के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बीच में 165 किलोमीटर की एक बॉर्डर क्रिएट होती है। इस बॉर्डर का डिमार्केशन होता है कब, 1875 में, और फाइनलाइज करने के लिए एक बार फिर से 1933 में एक और रेजोल्यूशन आता है। असम की तरफ से तो छाछर प्लेन्स, ठीक है, असम की तरफ से तो छाछर प्लेन्स जो कि असम की बराक वैली में लोकेटेड है, और दूसरी तरफ लुसाई हिल्स, ये लुसाई हिल्स का एरिया का जो नाम है वो ही बदल करके फिर बाद में मिजोरम कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये डिमार्केशन होता है कब, 1875 में। मुद्दा क्या था, उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और उन्होंने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन BEFR एक्ट 1873 पारित किया, और उसमें क्या था, लुसाई हिल्स को छाछर प्लेन्स से सेपरेट करना कर दिया, और उस टाइम पे मीजो चीफ के साथ में डिस्कशन होता है। अब ये डिस्कशन वाली बात थी, 1873 में ये बिल एक्ट बना दिया,
और 1875 में इसका डिमार्केशन हो गया। ये चीज़ तो देखो मिजोरम वाले एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे साथ में डिस्कशन हुआ था, हम मानते हैं इस बात को। फिर क्या होता है, 1933 में डिमार्केशन इस बाउंड्री का फिर से किया जाता है और उस टाइम पे मुद्दा होता है कि मणिपुर के लिए एक सेपरेट बॉर्डर क्रिएट की जाए, जिसमें लुसाई हिल्स, मणिपुर और साथ में ये जो असम वाला छाछा डिस्ट्रिक्ट है इसकी जो ट्राई जंक्शन बनती है। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, ये वाला रीजन आ गया, ठीक है, ये मणिपुर वाला रीजन आ गया। इधर से थोड़ा मैं आपको और क्लियर कर लेंगे, ये मणिपुर आ गया, ये मिजोरम है, ये असम है। बोले यहाँ से ट्राई जंक्शन से बॉर्डर क्रिएट हो रही है, ठीक है, यहाँ से ये ट्राई जंक्शन से मणिपुर की। तो इसको मणिपुर की बॉर्डर को फाइनलाइज करने के लिए 1933 के अंदर एक और बिल आता है, एक और तरीके से ट्राई जंक्शन से बिल क्रिएट कर दिया जाता है। पर इस टाइम पर मिजो लीडर्स से कोई कन्वर्सेशन नहीं होती है और मणिपुर की बॉर्डर क्रिएट कर दी जाती है और उसी के बेसिस के ऊपर जो बॉर्डर डिमार्केशन होता है वही कंटिन्यू चलता जाता है। पर यहाँ पर क्या था कि मणिपुर की जो बॉर्डर डिफाइन की गई थी ना, उस टाइम पर यहाँ से मिजो लीडर्स के साथ में कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ था और इस बात को लेकर के 1933 का जो डिमार्केशन है उसका ऑब्जेक्शन किया जाता है मिजो लोगों के द्वारा। जो लुसाई हिल्स के लोग हैं उन्होंने मना कर दिया कि हमारे लिए मान्य नहीं है, क्योंकि हमारे लीडर से कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ था। क्यों, यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि कौन सी बॉर्डर जो है अनएक्सेप्टेबल है। अब बिल्कुल माइन्यूट चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें छाछर जोन है वो क्या है कहा जा रहा है, छाछर जोन में भी, छाछर वाले रीजन में भी छाछर जियान, बोले ये मिजोरम का हिस्सा है, लुसाई लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो इस बात को लेकर के डिस्प्यूट है। असम की तरफ से जो पुलिस फोर्सेज हैं वो वहाँ पर चेक करती रहती हैं, पेट्रोलिंग होती रहती है। पर मिज़ोरम की तरफ से भी लगातार अपनी तरफ से डिमांड की जा रही है कि भई ये हमारा एरिया आपका नहीं है, ठीक है। तो ये है मुद्दा सारा, बार बार देख चुके हैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा, गले में थोड़ा दर्द भी है, थोड़ा आप समझ सकते हो, चीज़ें हमने अच्छे से देख ली है। अच्छा, फिर बात आ जाती है काम की लास्ट में। असम की जो ये डिस्प्यूट है बाउंड्री की, ये और कौन कौन से स्टेट्स के साथ में है। देखो मुद्दा क्या है, असम की ही क्यों है, क्योंकि असम से ही निकाल करके ये सारे स्टेट्स बने थे, ठीक है ना। अब इनमें कौन कौन से स्टेट्स बने उन्हीं के साथ में डिस्प्यूट है कि नहीं। अब आप देखो कि कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में कावेरी वाटर को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहता है, ठीक है। वो क्यों रहता है, क्योंकि मैसूरू और मद्रास करके जो दो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, मद्रास तो चलो ठीक है कि एक तरीके से क्या था, प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स का रूल था वहाँ पे। मैसूरू में तो चलो अब था ये टीपू सुल्तान, ये हैदर अली, इनका रूल था, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया गया तो कुछ हिस्सा मैसूरू का निकाला, कुछ हिस्सा इसका मद्रास का निकाला, आंध्र प्रदेश क्रिएट कर दिया। कर्नाटका मैसूरू का ज़्यादातर हिस्सा ले गया, ठीक है। तमिल लैंग्वेज वाले बन गए कौन से, मद्रासी, मद्रासी का मतलब तमिलनाडु वाले हो गए, तेलुगु बोलने वाले आंध्र प्रदेश में चले गए। तो ऐसे में डिवीज़न हो गया ना। तो पहले तो क्या एक स्टेट हुआ करते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब क्या है, डिवीज़न होने के बाद में अब ये अलग अलग हो गए तो अब लड़ते हैं। पंजाब हरियाणा का क्या डिस्प्यूट है, पंजाब हरियाणा दोनों एक थे, ठीक है। फिर हिंदी लैंग्वेज के चलते दोनों में डिवीज़न हुआ, तो डिवीज़न जब से हुआ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, तब से देख लो डिस्प्यूट चल रहे हैं वहाँ पे पानी को लेकर के बहुत सारे, है कि नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पर है, असम से निकाल करके ये छोटे मोटे सारे असम के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं ज़्यादातर वो निकाले गए हैं, जिनमें नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, इन तीन के साथ में तो सीधा सीधा डिस्प्यूट है। असम नागालैंड के बीच में 500 किलोमीटर की बॉर्डर है, ठीक है। तो अभी तक बहुत बार वहाँ पर वायलेंट आउटब्रेक हो चुके हैं। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में 800 किलोमीटर की बॉर्डर है, वहाँ पर भी 1992 में क्लैश हुआ था और वो लगता रहता है। सिमिलरली मेघालय, इसको भी असम से निकाला जाता है, वो भी 884 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ये बॉर्डर क्रिएट होती है, ठीक है। तो ऐसे में वहाँ पर भी 12 ऐसे डिस्प्यूटेड एरिया हैं जिनको क्लेम करता है मेघालय कि वो लोग हमारा है। तो ऐसे में ये असम जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ में सबके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। एक बार लोकेशन आप देखोगे ना, देखो वापस आता है मैप पे, यहाँ पर देखो आप असम को, इधर अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर है, इधर नागालैंड, इधर मणिपुर, ये आ गया मिजोरम सॉरी, इधर त्रिपुरा, इधर मेघालय, ठीक है। तो 6 के 6 स्टेट्स के साथ में बॉर्डर शेयर होती है असम खुद, और ये मिलकर के बना देते हैं नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर स्टेट्स। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नासा का की टेलीस्कोप। इसको अभी LGBT डिबेट के चलते, जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ये जो LGBT कम्युनिटी के जो लोग हैं
उनके ऊपर जो डिबेट चल रहा है, ठीक है। तो इस मुद्दे को लेकर के अभी नासा का टेलीस्कोप जो लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम है JWST, जिसका फुल फॉर्म है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब, यहाँ पर नाम देखो, फोटो भी देख लो यहाँ पर, जेम्स वेब, ठीक है। ये नासा के एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। तो इनके नाम के पीछे ये JWST नाम रखा जा रहा है इस टेलीस्कोप का। बेसिकली ये टेलीस्कोप जो होगा, ये जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है ना, उसी का सक्सेसर के तौर पे इसको लॉन्च किया जाएगा, जो कि यूनिवर्स में रिसर्च करेगा, ठीक है। पैसा भी लगभग $8.8 बिलियन का खर्च हो रहा है। रिसर्च करना है कि किस तरीके सोलर सिस्टम, यूनिवर्स इमर्ज हुआ, क्या हिस्ट्री रही, क्या फ्यूचर हो सकता है, वो सारी चीज़ें। पर बात ये आ गई कि अभी ये जो टेलीस्कोप का नाम है JWST, जेम्स वेब के नाम से, बोला इस नाम को हटाओ, कुछ और नाम करो इसका। ये डिबेट शुरू हो गया। वजह कि बोले जेम्स वेब जब एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे नासा को जब इन्होंने ज्वाइन किया था, तब इन्होंने होमोसेक्सुअल्स को परसिक्यूट कर दिया था, निकाल दिया था नासा से। तो बोले उस टाइम पर जो कम्युनिटी के साथ में बिहेवियर किया गया था, उसका बदला आज लेने का टाइम है। ओके, तो ये पॉइंट है मेन, तो बाकी और कुछ नहीं है कि LGBT कम्युनिटी के साथ में इन्होंने बहुत गलत किया था 1940s के टाइम पे, जब US गवर्नमेंट ने इनको इंट्रोड्यूस किया था कहाँ पे, नासा में। तो इन्होंने जो भी गेज थे उनको वहाँ से निकाल दिया था। तो बोले इसके चलते अब आपको पता है LGBT कम्युनिटी को कितने राइट्स मिल रहे हैं। तो ऐसे में इनके नाम को हटाने की बात की जा रही है। बस इतना सा मुद्दा है, ठीक है। तो ये नाम आप जरूर देखोगे, JWST हबल स्पेस टेलीस्कोप, कहाँ, नासा से एसोसिएटेड नहीं है, USA। सीधा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं प्रीलिम्स में। फिर देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा, बंगाल ने इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी तरफ से एक इंक्वायरी कमीशन स्टैब्लिश किया है कि पेगासस का जो अटैक हुआ है इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और किया भी किसने, वेस्ट बंगाल ने, एक स्टेट सरकार ने, ठीक है। पावर्स क्या होती है वो जानते हैं। देखो, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इजरायली साइबर इंटेलिजेंस कंपनी NSO ग्रुप के खिलाफ में, या फिर जो भी ये जो पेगासस स्पाईवेयर जो डेवलप हुआ, पूरा मुद्दा हमें पता ही है, इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए शुरू किया है कि हाँ जी, हमारी तरफ से हम इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं। इन जो कमीशन स्टैब्लिश किया है, इसके कौन कौन है उसके मेंबर, तो एक तो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फॉर्मर मदन बी लोकुर, फॉर्मर कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस हैं ज्योतिर्मय भट्टाचार्य, और साथ में और भी इंडिविजुअल्स हैं, उनको मिला करके, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, बिजनेस पर्सन्स, इन सबको मिला करके, और फिर बाद में ये पूरा कमीशन स्टैब्लिश हुआ है। और इसमें टारगेट क्या है कि स्पाईवेयर का सरकार ने गलत तरीके से यूज़ करके, और ये बिजनेसमैन, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और इनके प्रिवेसी को वायलेट किया है, ठीक है। तो ये कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना, इसके पीछे क्या प्रोविजंस है वो देखते हैं। देखो, जो नोटिफिकेशन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने दिया है, तो उसमें कमीशन क्या करेगा, एक तो इंक्वायरी, और फिर उसके बाद में रिपोर्ट सबमिट करेगा कि ये जो इंटरसेप्शन अभी देखने को मिला है, जो भी इंफॉर्मेशन स्पाईवेयर के द्वारा अटैक की गई है, स्टेट एक्टर हो चाहे नॉन स्टेट एक्टर्स हो, उनके द्वारा, तो बोला इसके पीछे क्या मंशा थी और क्या इसके मायने हो सकते हैं, ऐसे में सरकार की क्या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये देखो, स्टेट गवर्नमेंट किसी तरफ से स्टार्टिंग कर दी गई ना, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एक दबाव का काम करेगी। वो कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा। देखो, कमीशन को स्टैब्लिश किया गया है द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1952, और साथ में ये जो कमीशन काम करेगा, इसके पीछे इनके पास में क्या होगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ऑफ 1908, इसके बेसिस पे ये काम करेगा। तो स्टैब्लिशमेंट हुआ है इस एक्ट के तहत, काम होगा इस प्रोसीजर कोड के तहत। क्लियर। अब इसमें क्या होता है कि ये कमीशन जो है वो एक सिविल कोर्ट की तरह काम करेगा। अगर किसी को बुला करके सवाल जवाब करने होंगे, तो सवाल जवाब करने के लिए उस इंडिविजुअल को आना पड़ेगा। कोर्ट का मतलब यही तो हो गया। सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट कौन सा, 1952 का जो एक्ट है इंक्वायरी कमीशन वाला, तो कमीशन को पूरी पावर दे रखी है कि किसी भी इंडिविजुअल को बुला करके सवाल जवाब किए जा सकते हैं, ठीक है। और कमीशन अपना ओपिनियन फिर बाद में उसी के बेसिस पे तैयार करेगा। अब बात आ जाती है कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों कमीशन को स्टैब्लिश किया। देखो, बात ऐसी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ कदम उठाए नहीं है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट को यूँ लगता है, अब पॉलिटिकल राइवलरी तो आपको पता ही है कि एक तरफ तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार, और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको पता है BJP की सरकार, और रिसेंटली वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस, सब कुछ एकदम गरम गरम है। तो ऐसे में फिर बाद में मौका मिल गया, स्टैब्लिश कर दिया मदन बी लोकुर की लीडरशिप में ये कमीशन।
अब देखो कमीशन जो है वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले स्टैब्लिश कर दिया होता कोई भी कमीशन, तब तो स्टेट गवर्नमेंट अगर इसी मुद्दे के ऊपर अपना कमीशन स्टैब्लिश करती तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेना पड़ता। पर अभी क्या है मुद्दा, सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले ही स्टेट गवर्नमेंट ने कमीशन स्टैब्लिश कर दिया, तो अब अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जब भी किसी सब्जेक्ट के ऊपर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कराना चाहती है किसी भी कमीशन को स्टैब्लिश करवा करके, तो वो कमीशन स्टैब्लिश हो गया, मैं बोल रहा हूं इसको सीसी, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन। दूसरी तरफ उसी सब्जेक्ट को इन्वेस्टिगेट कराने के लिए वहां पर स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, वो अगर किसी कमीशन को स्टैब्लिश करे सेम सब्जेक्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दी ना, अब स्टेट गवर्नमेंट अगर करना चाहे तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। पर अभी जो केस है वो थोड़ा उल्टा है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने थोड़ा जल्दी ही इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, तो अब यहाँ पर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बन गया कि वो रिएक्ट करे। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जब गोधरा कांड हुआ था ना, जब गोधरा एक्सप्रेस के अंदर आग लगा दी गई थी, तब 2002 में उस टाइम पे नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात के, तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के बेसिस पे ही एक कमीशन स्टैब्लिश कर दिया था, रिटायर्ड जस्टिस GT नानावती कमीशन जिसको बोला जाता है, और उसके दूसरे मेंबर्स में AH मेहता जी भी थे। ठीक है, गोधरा ट्रेन का जो हुआ था पूरा केस, इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ये कमीशन स्टैब्लिश किया और इस कमीशन ने स्टेट गवर्नमेंट को क्लीन चिट दे दी थी कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। 2004 में लालू प्रसाद यादव जब यूनियन मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर थे उस टाइम पे, ठीक है, उन और कांग्रेस की लीडरशिप में UPA की सरकार चल रही थी, उन्होंने फिर UC बनर्जी की लीडरशिप में सेम मुद्दे को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, गोधरा वाले ट्रेन बर्निंग वाले केस को ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमीशन स्टैब्लिश किया। पर होता क्या है कि स्टेट कमीशन की जो बात थी, वो जो चीज़ें हैं वो मान ली गई, और UC बनर्जी वाला जो कमीशन था इसको कॉन्स्टिट्यूशनली कंसिडर नहीं किया गया था फिर गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा। तो ऐसे में क्लीन चिट मिल गई सरकार को। फिर देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है। देखो ये जो एक्ट है ना 1952 का एक्ट, इसका सेक्शन 2A है, इसमें कमीशन सेटअप किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो तीनों लिस्ट के ऊपर करवा सकती है इन्वेस्टिगेशन, यूनियन लिस्ट हो या फिर स्टेट लिस्ट हो या कॉन्करेंट लिस्ट हो, तीनों के ऊपर, ठीक है, शेड्यूल 7 के। और जबकि आप बात करोगे स्टेट गवर्नमेंट, वो केवल 2 लिस्ट के ऊपर सब्जेक्ट्स जो हैं उन्हीं के इन्वेस्टिगेशन करा सकती है। ठीक है, तो 2 कौन सी हो गई, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये जो पेगासस से रिलेटेड इंक्वायरी कमीशन है, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया। इसका मतलब ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं या तो कॉन्करेंट लिस्ट में होगा या फिर स्टेट लिस्ट में होगा। तो ये सब्जेक्ट किसमें मतलब एनविसाज्ड है, ये आप देखो यहाँ पर कि पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस एंट्रीज, जो कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, इसके बेसिस के ऊपर ये स्टैब्लिश किया गया है। एंट्री 31 की अगर बात करें तो यूनियन लिस्ट जो कि लिस्ट 1 है, उसमें भी देखो टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस, ब्रॉडकास्टिंग और अदर फॉर्म के बेसिस पे कमीशन स्टैब्लिश किए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट ने तो पुलिस ऑर्डर एंड पुलिस पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस एंट्रीज, ठीक है, इसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूट किया इस कमीशन को, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर करेगी तो फिर इस एंट्री 31 के बेसिस पे करेगी। ओके, फिर देखो बात ऐसी है, कमीशन में जो कुछ भी बातें आती है, अब कमीशन स्टैब्लिश हुआ है, ये किसने किया, स्टेट गवर्नमेंट ने, तो इसकी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी असेंबली को, और सेंट्रल गवर्नमेंट करती तो पार्लियामेंट में, फिर वहाँ पर डिस्कशन, डिबेट, वो सारी चीज़ें होती। अब देखो गवर्नमेंट के ऊपर है इस रिपोर्ट को पब्लिक करे या ना करे, बाकी एक बार शुरुआत तो हो गई है इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी टाइम बताएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गए हम इकोनॉमी पेज पे। इसमें देखो डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जो कि MSME के मुद्दे पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, देख रही थी, तो इनके द्वारा बताया गया है कि जो स्टिमुलस दिया गया है ना MSMEs को कि इनके फंक्शनिंग को और इम्प्रूव किया जाए, बोलो वो इनएडिक्वेट हैं। जो भी लोन्स आपने दिए हैं MSMEs को, उनमें से 25% डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं, ये चीज़ बताई जा रही है। डिफ़ॉल्ट का मतलब लोन रिटर्न आने के स्कोप बहुत दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। देखो सरकार ने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की हैं, पर वो कोशिशें बहुत ही कम बताई जा रही हैं। साथ में आप देख सकते हो जो डिपार्टमेंट रिलेटेड ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, जो कि MSME के मुद्दे पर अभी जो अपनी ओपिनियन दिया है इन्होंने, तो इनका कहना है कि आप लोन अवेलेबल कराओ मिनिमल इंटरेस्ट रेट 3 से 4% के ऊपर, जिससे कि लिक्विडिटी सपोर्ट इनको मिले, क्योंकि मार्केट में है कैश क्रंच, मार्केट में लिक्विडिटी बहुत है पर फ्लो नहीं हो रही है,
नंबर 1। नंबर 2, एमएसएमईज के पास में पैसा नहीं जा रहा, डिमांड नहीं बन रही है, तो फिर इनको प्रॉब्लम आ रही है। तो एक तो क्या किया जाए, लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए इन छोटे एंटरप्राइजेस को। साथ में एक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी स्टैब्लिश किया जाए, जो कि न्यू एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के साथ में कन्वर्जेंस रखे रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हमारे यहाँ पर अगर देखें इंडिया में, तो एमएसएमईज का कंट्रीब्यूशन अगर आप देखो तो अराउंड जितना जीडीपी है हमारा, ठीक है, जीडीपी में आप देखो कि बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहता है इसका। जो एक्यूरेट अगर देखें उसमें 30% तक कंट्रीब्यूट करती हैं एमएसएमईज, ठीक है, कंट्री के टोटल प्रोडक्शन में, और एक्सपोर्ट में 45%। तो इस पर्टिकुलर स्टेक को, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो गई एक तो एमएसएमईज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जीडीपी में कितना पार्टिसिपेशन है, नंबर 1, नंबर 2 एक्सपोर्ट में कितना पार्टिसिपेशन है एमएसएमईज का। तो बोले इनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं इकोनॉमी के लिए क्राइसिस के दिन चालू है। और ये जो कमेटी है इसको चेयर किया जा रहा है राज्यसभा के एमपी के केशव राव, इनके द्वारा। और इन्होंने ये कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को डिक्लेयर करने का जो 90 दिन का आपका क्राइटेरिया है ना, बोलो उसको एक्सटेंड करो इन एमएसएमईज के लिए, इसको 180 दिन तक लेकर के जाओ। और कैपिटल, वर्किंग कैपिटल है उसको आप यूज़ करो, या फिर आप कैसे भी करके लोन को इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर दो, लोन को रीस्ट्रक्चर कर दो, ठीक है, लोन सस्ते में प्रोवाइड करो। इससे क्या होगा कि ये जो एमएसएमईज 25% एमएसएमईज वो जो बिल्कुल बर्बादी के कगार पे खड़े हैं वो बच पाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये लोन देना, साथ में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये 2005 के लगभग आया हुआ कॉन्सेप्ट है, मनमोहन सिंह जी की सरकार में आया था। ठीक है, तो इसी को हम ध्यान रखते हुए क्यों ना हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ फोकस करें, तो उसके लिए हम एमएसएमईज को एम्पावर करें, जिससे कि हम बाहर से जो कुछ भी हम मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ पर ही प्रोड्यूस हो जाए, और वो भी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे। इससे क्या होगा, कंज्यूमर्स को भी नुकसान नहीं होगा, और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जिसमें कि हम कुछ भी इंपोर्ट करते हैं उसका पैसा पे करना पड़ता है डॉलर्स में, तो वो भी ख़त्म नहीं होगा। देखो वैसे तो सरकार ने ECLGS दैट मीन्स एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये लेकर के आई, साथ में लोन जो दिए हुए थे उनको रिस्ट्रक्चर भी किया, पर उससे भी थोड़ा सा और अपर सपोर्ट देने की ज़रूरत है, जिससे क्या हो कि 2.5 करोड़ के लगभग जो ट्रेडर्स हैं वो एलिजिबल हैं इस ECLGS स्कीम के अंदर। उनको तो फ़ायदा मिले ही, पर साथ में और थोड़ी सी लिक्विडिटी सपोर्ट मिल जाए तो वो कैश क्रंच के चलते परेशान नहीं होंगे। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। बाकी देखो, कोविड की सेकेंड वेव ने इतना बुरे तरीके से हिट किया है इंडिया को कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया के लिए जो प्रोजेक्शंस दिए थे अब उनको डाउन करके बोला है कि इंडियन इकोनॉमी 9.5% से ग्रो कर पाएगी। अब ये देखो IMF की डेटा है, हर महीने हर साल बदलते रहते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज होती है, तो ये लिख लो, क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन रिलीज करता है, तो आप आंख मीच करके बता दोगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ग्लोबल ग्रोथ की भी देखो 2021 में कितनी बताई है, 6%, 2022 में 4.9%। US चाइना की इधर ही आप देख ही सकते हो। ठीक है, और इंडिया का आपको पता ही है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को रिवाइज कर लो, और इधर देखो विलफुल डिफॉल्टर्स अभी बढ़कर के, पहले जो थे 2208, वो बढ़कर के 2494 हो गए। मतलब लगातार जो विजय माल्या जैसे लोग हैं ये लगातार बनते चले जा रहे हैं, और कि हम पैसा नहीं दे रहे। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है जो पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का जो सर्वे था जो कि NSO के द्वारा रिलीज किया गया, उसमें ये निकल के आया है कि विमेन जो है उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4.2% हो गई 2019-20 में, जो कि 2018-19 में कितनी थी, 5.1%। मतलब डिक्लाइन हुआ है। बेरोजगारी औरतों में कम हुई है, कुल मिला के बात ये है इसके हिसाब से। पर वही बात है, अभी तो कोविड चल रहा है, कोविड के बाद का डेटा आएगा तब पता पड़ेगा एक्चुअल में अभी रियलिटी क्या है। ठीक है, बाकी तो देखो और तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। वर्ल्ड पेज पे चलते हैं सीधे। वर्ल्ड पेज पे देखो बाइडेन ने अपनी तरफ से कह दिया है कि अब USA का जो कॉम्बैट मिशन चल रहा है इराक में, हम बोला इसको भी हम साल के अंत तक ख़त्म कर लेंगे। एक तो आपको पता ही है अफगानिस्तान से तो सितंबर
डेड एंड 11 सितंबर लास्ट कर रखा है कि हम बाहर निकल जाएंगे। 9/11 अटैक के बाद में यूएसए ने वहाँ पे एंट्री की थी। सेम चीज़ आप, वो तो 2001 में हो गया था और 2003 में इराक में एंट्री कर ली थी। उसके बाद में बोला अब इराक से भी हम विड्रॉ करेंगे। बोलो बहुत पैसा खर्च कर दिया हमने यहाँ पे, हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं बोलो उनका पैसा हमने वेस्ट कर दिया बहुत ज़्यादा, कुछ आउटकम भी नहीं निकल रहा। वो बात ठीक है कि ISIS जैसे लड़ाकों को सप्रेस करने में सक्सेसफुल रहे हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो सीरिया में तो अभी भी बहुत कुछ टर्मोइल की सिचुएशन बनी हुई है, आपको पता है वहाँ पर अशांति है। ओके, दोनों कोरिया कंट्रीज़, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, देखो इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, तो उस लड़ाई में शांति स्थापित करने का काम हुआ था। तब 1953 हुआ करता था साल। ओके, 1953 की बात है, एक ज़माने की बात है, ठीक है। उसी ज़माने में हमारी लीडरशिप थी वो किस में एंगेज थी? नैम में, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में। पर इंडिया ने नैम में होते हुए ये शांति स्थापित करने का काम किया था। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट कंट्री, कौन सपोर्ट कर रहा था? USSR। साउथ कोरिया रिपब्लिक कंट्री, कौन सपोर्ट कर रहा था? USA। एरा कौन सा चल रहा था? कोल्ड वॉर। दोनों बिल्कुल अड़े हुए लड़ रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। फिर बाद में अल्टीमेटली क्या हुआ? नैम के लीडर्स, जिसमें इंडिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत गजब का रोल प्ले किया था और पीस स्टैब्लिश की थी। और आज नॉर्थ कोरिया की जो इकोनॉमी है, क्लोज इकोनॉमी है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें इकोनॉमी के तरीके, जिसमें जो नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी है वो क्या है आपको पता है? क्लोज इकोनॉमी, बर्बाद हो रही है। तो ऐसे में साउथ कोरिया के साथ में अपने टाइज को इंक्रीज करने की अब बात की जा रही है, वहाँ के जो लीडर हैं किम जोंग उन, उनके द्वारा। ओके, तो ये चीज़ें बताई जा रही हैं, मेन चीज़ें थी वो देख ली है। डिस्कशन में इतना ही था। न्यूज़पेपर आपको सुबह मिल ही जाएगा। थैंक यू।